हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन की, एजुकेशनल मैनेजमेंट की, जो कि आपकी शिक्षक भर्ती के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, आप सिलेबस में आप देखिएगा, शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है वहाँ पे ये एक टॉपिक पूरा कंप्लीट टॉपिक है शिक्षक भर्ती के लिए। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कि पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रबंधन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है। तो प्रबंधन उद्देश्य प्राप्ति के लिए लोगों से कार्य करवाने की एक कला होती है। ये जो आपके पास संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज जिनको आप यूज़ कर रहे हैं, इनके उचित प्रयोग तथा मानव संबंधों तथा कुशलताओं से अधिक संबंधित होता है। प्रबंधन संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। आपने देखा भी होगा कि हमारे जीवन के हर पहलू में हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की बात हो और आपके अर्निंग के आय और व्यय की बात हो। तो इस तरह से हर जगह आप मैनेजमेंट को करते हैं, मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। अगर एक हाउसवाइफ की आप दिनचर्या देखते हैं तो उनका अपना अलग मैनेजमेंट होता है, सुबह से लेकर शाम तक का एक रूटीन वर्क होता है और प्रायोरिटी कैसी है, काम की प्रायोरिटी कैसे है, किस काम को पहले करना है, इस तरह से उनका एक प्रोसेस होता है जिसको वो फॉलो करती हैं, अपने को टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसको देखती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर जगह ही हम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। अब अगर हम संस्था की बात करें तो किसी भी संस्था की सफलता का जो दायित्व होता है वो भी उत्तम प्रबंधन पर निर्भर करता है। यदि प्रबंधन निरंकुश है तो क्या होगा कि शिक्षा की प्रक्रिया में बाधाएं आती हैं, और यदि ये अधिनायकवादी है तो यहाँ पर क्या होगा कि व्यक्ति या संस्था का ही अधिकार होगा, एक ही व्यक्ति या संस्था का ही अधिकार वहाँ पे होगा, मोनोपोली होगी। और यदि बिल्कुल भी मुक्त है, वहाँ पर किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा कि अराजकता की संभावना बढ़ती है और बिल्कुल अराजकता बढ़ेगी। तो इन्हीं को स्पष्ट करते हुए शैक्षिक प्रबंधन की कुछ परिभाषाएं दी गई। आप यहाँ पर देखिए, फेयोल और जॉर्ज टेरी की परिभाषाएं हैं। तो फेयोल के अनुसार सभी संगठनों को नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ये सारे इसके स्टेप्स हैं जो आपने देखे, नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण, जिससे वे भली भांति कार्य कर सकें। और जॉर्ज टेरी के अनुसार भी प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों तथा साधनों के प्रयोग द्वारा उद्देश्यों को निर्धारित करने तथा प्राप्त करने के लिए इसमें भी नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन और नियंत्रण किया जाता है। तो ये तो हो गई इनकी परिभाषाएं। अब यहाँ पर देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के कुछ कार्य होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। इनको 6 भागों में डिवाइड किया है: नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय और मूल्यांकन। इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है। यहाँ पर आप एक फ्लो डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, 6 स्टेप दिखाए गए हैं यहाँ पर। ये एक के बाद एक क्रम से फॉलो होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर है प्लानिंग। पहला स्टेप था इसका नियोजन। नियोजन क्या होता है, प्लानिंग कैसे होती है। आप हर चीज़ में प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करेंगे तो आपको उद्देश्यों की प्राप्ति एक सार्थक वे में होती है। तो नियोजन जो होता है, भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए उपयुक्त कार्यविधि चयन करने की प्रक्रिया होती है, जिससे अगर कोई समस्याएं ऐसी आने वाली हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, फिर उनके परिणाम क्या होंगे, तो इन सब का एक पूर्वानुमान लगाया जाता है और उनको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। तो ये हो जाता है प्लानिंग के अंतर्गत, नियोजन की व्यवस्था होती है। इसके अंतर्गत 3 अंग होते हैं: उद्देश्यों के निर्धारण, यहाँ पर फिर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यशैली क्या होगी, और कर्मचारियों में कार्यों का विभाजन, उनकी योग्यता के आधार पे उनकी जो सामर्थ्य है उनके अनुसार कैसे उसको विभाजन किया जाएगा, इन सब को रखा जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि शैक्षिक नियोजन के द्वारा हम 5 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कौन कौन से प्रश्न होते हैं कि क्या करना है, फिर क्यों करना है, तीसरा आता है कब करना है, फिर चौथा है कैसे करना है, और लास्ट होता है किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नियोजन के अंतर्गत आती हैं। दूसरा स्टेप देखिए, ये है संगठन का, ऑर्गेनाइजिंग। इसमें क्या होता है कि संगठन का तात्पर्य क्या है, उन सभी वस्तुओं की व्यवस्था करना जो कि संस्था के संचालन के लिए आवश्यक हैं। इनमें वो कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं,
भौतिक संसाधन, धन और कर्मचारी। तो ये सारे संगठन के अंतर्गत आते हैं। तो अब शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम विद्यालय की बात करते हैं, वहाँ पर देखिए 3 होते हैं, मानव संसाधन, फिर भौतिक तथा वित्तीय संसाधन, इनका संगठन, और तीसरा होता है शैक्षिक व पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन। तो यहाँ पर विद्यालय के जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन 3 प्रकार के संगठन में समन्वय बनाना ज़रूरी होता है। इन सभी की ज़रूरत होगी और इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब मानवीय तत्वों की बात करें तो इनके संगठन में शिक्षक आते हैं, विद्यार्थी और कर्मचारियों को रखा जाता है। फिर भौतिक तत्वों के संगठन में हम विद्यालय परिसर में जो चीज़ें होती हैं उसके प्रेमिसेस में विद्यालय भवन, उपकरण, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, इन सब की व्यवस्था की जाती है। और तीसरा है जो इसका शैक्षिक और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में, इसके संगठन में क्या आता है, समय तालिका पाठ्यक्रम, टाइम टेबल जिसको कहते हैं, शिक्षण विधियाँ, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इनका निर्धारण किया जाता है। अब अगला देखिए, फिर आता है निर्देशन, डायरेक्टिंग की बात करते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को उनके कार्य के संबंध में पूर्ण सूचना वो किसके द्वारा दी जाएगी, प्रबंधक के द्वारा, जो वहाँ के मैनेजर हैं उनके द्वारा दी जाती है। उनके द्वारा उनको सब कुछ बताया जाएगा कि कार्य किस प्रकार किया जाएगा, कितने समय में पूरा किया जाएगा, और किसी समस्याओं के होने पर उनका समाधान, उनका निराकरण किस प्रकार करेंगे, ये सारी चीज़ें उनको समझाई जाती हैं। तो इसमें भी 3 कार्य होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। संप्रेषण हो गया, कम्युनिकेशन, नेतृत्व, और फिर प्रेरणा, ये आ गए। उसके बाद अगला देखिए, फिर आता है नियंत्रण, कंट्रोलिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर नियंत्रण में क्या होता है कि समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, निगरानी करना, जिससे कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो उनके उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो नियंत्रण में जो प्रबंधक होता है उनका ये कर्तव्य होता है कि वो सुनिश्चित करें कि जो संस्था में सभी कार्य निर्धारण जो एक योजना बनी है उसके अनुरूप हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। नियंत्रण रखने के लिए हर जगह के लिए कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो ऐसे ही विद्यालय में भी कुछ नियम होते हैं, कुछ नीतियाँ होती हैं और कुछ विधियाँ निर्धारित की जाती हैं, और इनको फॉलो भी किया जाता है। और साथ ही फिर क्या होता है, सुपरविज़न, मतलब पर्यवेक्षण होता है, और मूल्यांकन के द्वारा भी नियंत्रण रखा जाता है। अगर ये सब चीज़ें ना हों तो वहाँ पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा। दंड और पारितोषिक के द्वारा भी नियंत्रण रखा जाता है, ये भी नियंत्रण के ही साधन हैं। और इस सभी साधनों के द्वारा नियंत्रण रखकर कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। तो आपने देखा कि कंट्रोलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये आप इसके यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं, ये सारे इसके फैक्टर होते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर समन्वय की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर विद्यालय में विद्यार्थियों के विकास के लिए कई क्रियाएं की जाती हैं। अब इन क्रियाओं को किस प्रकार किया जाए, किस समय, किसके द्वारा करवाया जाएगा, इसमें समन्वय होना आवश्यक होता है। एक कोऑर्डिनेशन का होना हर जगह बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका समन्वय बिगड़ गया, तालमेल बिगड़ गया, तो उससे क्या होता है कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। समन्वित कार्यक्रम से एक तो शक्ति, जो हमारी शक्ति लग रही है, धन और समय के, इसके अनावश्यक खर्च को रोका जा सकता है, एक वेस्टेज को रोका जा सकता है। और विद्यालय कार्यक्रम व गतिविधियाँ, जो यहाँ की गतिविधियाँ हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उस ईंट के समान होती हैं, जिनको अगर व्यवस्थित और समन्वित रूप से रखा जाए तो एक सुंदर इमारत को हम निर्मित कर सकते हैं, उनका निर्माण किया जा सकता है। तो समन्वय भी बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, फिर बात करते हैं मूल्यांकन की। मूल्यांकन से तात्पर्य है विद्यालय की उपलब्धियों तथा कमियों का पता लगाना, कि कहाँ तक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में हम सफल हुए हैं, कितना प्रयास अभी करना बाकी है, क्यों नहीं मिला है, इन सभी का मूल्यांकन किया जाता है। और भी इसमें टर्म्स होते हैं कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति हमको पूरी तरह से हुई है, 100% उसका रिजल्ट मिला है, या किसका 50% ही मिला है, किन उद्देश्यों को प्राप्त ही नहीं कर सके हैं, उसके कारण कौन कौन से हैं जिनके द्वारा उद्देश्य प्राप्ति में कमी आई है। तो इस तरह से विद्यालय के संपूर्ण मूल्यांकन के साथ ही वहाँ के जो शिक्षक हैं, वहाँ के जो कर्मचारी गण हैं, इन सभी का भी मूल्यांकन व्यक्तिगत आधार पे किया जाता है।
तो ये सारा प्रोसेस होता है मूल्यांकन के अंतर्गत, जो कि प्रबंधन का एक आखिरी और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और शेयर करिए। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, विद्यालय का ये मूल्यांकन बता दिया, किस किस आधार पे होता है ये मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे देखिए, ये वाला एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपको दिया गया है पोस्ट कार्ड, यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़ें, ये कितने लेटर दिए हैं, POSDCORB। इसमें हर एक लेटर का एक मीनिंग है। P से प्लानिंग, ये अक्सर पूछा जाता है किसने दिया था। पोस्ट कार्ड किसके नाम से जाना जाता है, तो गुलिक और अर्विक। गुलिक का नाम याद रखिएगा, सन नहीं पूछा जाता है, और या तो पोस्ट कार्ड की ऐसे मीनिंग पूछ लेगा। तो इस तरह से P का मतलब प्लानिंग, फिर POSDCORB आप ऐसे याद रखिएगा। O ऑर्गेनाइजिंग, S है स्टाफिंग, D है डायरेक्टिंग, और C है कोऑर्डिनेटिंग, CO, इसको CO एक साथ लिया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों CO दोनों चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेशन में ली गई हैं। फिर रिपोर्टिंग है और फिर बजटिंग है। तो पोस्ट कार्ड को आप ज़रूर याद रखिएगा, गुलिक का है। अगला देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य क्या होते हैं। यहाँ पर शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रयत्नों को विद्यालय उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में फोकस किया जाए, कि उनके जो किस तरह से उनका जो प्रयत्न है, हम कैसे उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, ये हो गया पहला। फिर होता है सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रयत्नों में समन्वय स्थापित होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये काफ़ी सारे इसके उद्देश्य होते हैं कि शिक्षक की क्या योग्यता है, ये ध्यान में रखकर जो विद्यालय की गतिविधियाँ होती हैं उनमें शिक्षकों को कार्य सौंपना चाहिए। इस तरह से हम योग्यताओं की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षक की योग्यताओं को कहा गया है। अगला देखिए, समूह में मिलजुल कर कार्य करें, इससे भी वातावरण अच्छा विकसित होगा। फिर उपलब्ध जो संसाधन हैं उसमें प्रभावी और दक्षतापूर्ण उपयोग इनका किया जाए, कहीं पर भी उसमें उसको वेस्ट ना किया जाए, चीज़ों को अनावश्यक रूप से ना खर्च किया जाए। फिर जो शिक्षक और कर्मचारियों की आवश्यकताओं और उनकी जो मतलब मेन इम्पॉर्टेंट उसकी जो नीड्स हैं वो समझा जाए, और इस तरह से एक अच्छा वातावरण वहाँ क्रिएट किया जाए, जिससे कि वो भी काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। फिर यहाँ पर धन देखिए, धन, समय और शक्ति का अपव्यय रोकना। अगला है उत्तम कार्य संस्कृति विकसित करना। फिर है दंड और पुरस्कार की भी व्यवस्था करना चाहिए, अगर उनमें कोई मतभेद है तो उनको सुलझाया जाए। तो ये सब शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं। अगला देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत। यहाँ पे आपको सारे टॉपिक मैं इसलिए क्लियर कर दे रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन आपका कहाँ से बन जाए। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में अभी प्रशासन का एक वीडियो और आएगा, शैक्षिक प्रशासन, क्योंकि इस एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं होती, तो यहाँ पर हम इसीलिए शैक्षिक प्रबंधन की बात कर रहे हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत, यहाँ पर देखिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, ये जो समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए ही कार्य किए जाते हैं। फिर होता है समन्वय का सिद्धांत, कि जो प्रिंसिपल हैं, क्योंकि हम शैक्षिक प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो जो प्रिंसिपल हैं, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य, टीचिंग स्टाफ के मध्य, इन सब के बीच एक कोऑर्डिनेशन कैसे हो, कोऑर्डिनेशन के द्वारा फिर लक्ष्य की प्राप्ति किस तरह से हो, इसलिए समन्वय की बात की जाती है। उसका एक सिद्धांत होता है सहभागिता, मतलब पार्टिसिपेट करें। प्रबंधन द्वारा शिक्षकों, विद्यार्थियों और जो वहाँ का नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी सहभागिता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। अगर सभी मिलजुल के काम करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर हम उद्देश्यों की प्राप्ति अच्छे से कर सकते हैं। उद्देश्यपरक नियोजन का सिद्धांत, शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत क्या होता है, प्राथमिकता के आधार पर लघु और दीर्घ शैक्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं। तो ये हो गया उद्देश्यपरक। उद्देश्य क्या होने चाहिए, संसाधनों के समुचित उपयोग का सिद्धांत, विभिन्न विद्यालय में जो विभिन्न कार्यों के लिए संसाधनों का उचित वितरण, किस तरह से कहाँ पे किसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और आवश्यकता अनुसार संसाधनों को जो उचित उपयोग को कैसे सुनिश्चित किया जाए, किस तरह से उसकी प्लानिंग की जाए, ये सब इसमें निर्धारण किया जाता है। न्यायपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत छठा है इसका,
सभी सहयोगियों के लिए एक प्रकार के नियम होने चाहिए। पुरस्कार और दंड के लिए भी एक ही प्रकार के मानकों का प्रयोग किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई हायर लेवल का है तो उसके लिए कुछ और नियम बन गए और कोई अगर लोअर वर्ग का है तो उसके लिए कुछ अलग नियम। तो इस तरह से न्यायपूर्णता की बात की गई है। कार्य के उचित विभाजन का सिद्धांत, जानते हैं कि योग्यता के आधार पर कार्य का विभाजन, हर किसी को हम एक सा काम नहीं दे सकते हैं, कौन सा किसकी किसकी कैपेबिलिटी है ये चीज़ देखनी चाहिए। उत्तम मानव संबंधों का सिद्धांत कि उसमें एक अच्छा संबंध बना रहे, आपस में मतभेद नहीं हो। निरंतर विकास का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि जो प्रबंधक होता है वो अपने सहयोगियों को निर्देशित करता है कि समाज की मांगों के अनुसार पाठ्यक्रम और शैक्षिक जो उसका वातावरण है वो किस तरह का हो। तो इस तरह से वो अपने जो उसके प्रोसेस होता है उसको उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन करता रहता है। तो इस तरह से वहाँ पे निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। आगे देखिए, विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन, इसमें क्या होता है मानव संसाधन प्रबंधन, जैसा हमने पहले पढ़ लिया है हमने कि मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य क्या होता है। इसके अंतर्गत मानव शक्ति, जिसमें क्या होते हैं शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी का इस प्रकार प्रबंधित और निर्देशित करना कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और उनकी जो उत्पादकता और गुणात्मकता को और अच्छा बढ़ाया जा सके। तो इसमें मानवीय संसाधन प्रबंधन में प्रधानाध्यापक आ गए, अध्यापक, फिर छात्र और समुदाय। इसमें शिक्षा का अभिभावक संघ, ग्राम शिक्षा समिति, ये सब आते हैं। मानव संसाधन जो प्रबंधक होता है उसके कार्य क्या होते हैं, उसको भी एक दूरदृष्टि वाला होना चाहिए। उसको एक पूर्वानुमान के मतलब परिस्थितियों का विश्लेषण करना आना चाहिए। भविष्य में उपलब्ध मानव संसाधन का क्या स्थिति होगी, उनका उपयोग अनुपयोग किस तरह किया जाए, ये सब उसको एक अच्छे से उसको पता होना चाहिए। फिर नियोजन की भी उसको जानकारी होनी चाहिए, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, ये सब मानव संसाधन प्रबंधक के कार्य होते हैं। आगे देखिए, विद्यालय में भौतिक संसाधन प्रबंधन, इसमें वही विद्यालय परिसर की चीज़ें आती हैं। विद्यालय भवन आप जानते हैं कि अच्छा होना चाहिए, कम से कम बालकों के लिए बैठने की व्यवस्था एक अच्छे से होनी चाहिए। सामान्य कक्षा की साज सज्जा, वहाँ पर उसका जो बैठने का है, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जो भी है आपका यहाँ डिजिटल बोर्ड, जो भी कुछ है कायदे से होना चाहिए, सब कुछ कायदे से चीज़ें होनी चाहिए। फिर फर्नीचर आता है, मेज कुर्सियाँ वहाँ का किस तरह से है, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, स्पेशल क्लासरूम, जैसे कि म्यूज़िक के लिए अलग हो जाता है, आर्ट के लिए अलग होता है और योगा वगैरह के लिए अलग होता है, तो ये स्पेशल क्लासरूम होते हैं। फिर साइंस रूम, जहाँ पे आपके साइंस के ऑपरेटर्स वगैरह होंगे, लैब्स होंगी इस तरह से। और फिर होता है सोशल साइंस रूम, वहाँ पे आपके हिस्टोरिकल या ज्योग्राफी के जैसे कुछ चार्ट हो गए, मॉडल पेपर हो गए, मतलब वो कुछ मॉडल हो गए, कुछ इस तरह से और ग्लोब वगैरह हो जाती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। फिर खेल कक्ष, स्पोर्ट्स रूम होता है, कंप्यूटर रूम ज़रूर होना चाहिए, आजकल की तो नीड ही है। फिर लेबोरेटरी एक अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर प्रयोग करवाए जाएं, इतनी सुविधा हो कि वहाँ पर बच्चे प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकें। विद्यालय जो रिकॉर्ड होता है, स्कूल रिकॉर्ड्स और रजिस्टर, इन सब का मेंटेनेंस होना चाहिए। तो ये सब हो गए भौतिक संसाधन। फिर आता है विद्यालय का वित्त प्रबंधन। यहाँ पे हमने तीन प्रकार के प्रबंधन को डिस्कस किया। पहला था मानवीय संसाधन, फिर विद्यालय का भौतिक, अब विद्यालय के वित्त प्रबंधन की बात करते हैं। अब वित्तीय प्रबंधन के साधन में देखिए, यहाँ पर जो विद्यालय का वित्त प्रबंधन आता है उसके अंतर्गत विद्यालय में जो शिक्षण सामग्री होती है, पुस्तकें होती हैं, फर्नीचर, प्रयोगशाला, उपकरण, वहाँ के खेल का सामान, इनको क्रय करने के लिए और शिक्षक और कर्मचारियों का जो वेतन होता है, बिजली, पानी, इन सब की जो व्यवस्था होती है वो वित्त प्रबंधन के अंतर्गत इसको रखा जाता है। विद्यालय की आय के भी कई साधन होते हैं, जैसे शिक्षण शुल्क, दान से प्राप्त धन या सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता, और विद्यालय के किस तरह का है वो, मतलब विद्यालय का प्रकार किस टाइप का है, तथा स्तर के आधार पर सरकार अनुदान देती है। तो सरकारी विद्यालयों की जो वित्तीय व्यवस्था होती है वो सरकार उठाती है। तो इस तरह से हम विद्यालय का वित्त प्रबंध जो वहाँ की वित्तीय व्यवस्था होती है वो वित्त प्रबंधन के अंतर्गत देखते हैं। तो ये हम स्कूल फाइनेंस की बात कर रहे हैं।
इसमें निम्न साधन कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे विद्यालय अनुदान, TLM ग्रांट, समुदाय से प्राप्त धन, विद्यालय की भू संपत्ति से प्राप्त धन, ग्राम पंचायत निधि और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो विद्यालय की जो आय के जो संबंधित संसाधन होते हैं, उसमें शिक्षा संबंधी समस्त कार्यों के निष्पादन हेतु एक वर्ष में जो संग्रहित धनराशि होती है, इसी को एक वर्ष की जो राशि होती है उसी को विद्यालय की आय माना जाता है। तो विद्यालय की आय जो धनराशि संग्रहित हुई एक वर्ष के अंतर्गत। अब विद्यालय आय के दो स्रोत होते हैं। तो सार्वजनिक स्रोत हो गया पहला, उसमें सार्वजनिक स्रोत या इसी को हम सरकारी स्रोत भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है निजी स्रोत। तो यहाँ पे विद्यालय की आय के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सार्वजनिक स्रोत होते हैं वहाँ पे सरकार से और विदेशी सहायता से प्राप्त धन आता है, वो सार्वजनिक स्रोत हो गया। और निजी स्रोत जिनको कि प्राइवेट सोर्सेस कहते हैं, उसमें शुल्क आ जाता है। स्कूल शुल्क हो क्या, धर्म से जो आय होती, धर्मादाय, धर्म वाले जो इंस्टीट्यूट हैं, धर्म की जो संगठन है, संस्थाएं हैं, वहाँ के द्वारा प्राप्त दान और दंड व किराए से प्राप्त धन। तो इस तरह से ये सारे निजी स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और जो विद्यालय का व्यय, मतलब विद्यालय का आय, विद्यालय का व्यय, अनुदान राशि, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो विद्यालय के व्यय के अंतर्गत विद्यालय का जो व्यय होता है उसमें जो सामग्री क्रय की जाती है, खरीदी जाती है, फिर वेतन देने का, शिक्षकों को, वहाँ के जो स्टाफ है वहाँ को उनको वेतन देना है, अगर कुछ मरम्मत का काम है, कोई किराए की कोई बात है, तो इस तरह से जो एक साल में होने वाला व्यय होता है ये विद्यालय का व्यय होता है। तो विद्यालय के आय की बात हो गई, विद्यालय के व्यय की बात हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है विद्यालय अनुदान, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है। TLM ग्रांट टीचर्स के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए अनुदान की बात है। अनुदान एक ऐसा धन है जो सरकार द्वारा अधीनस्थ जो सरकारी सत्ता होती है उसको सहायता के रूप में दिया जाता है। अनुदान मतलब एक तरह का दान। तो यहाँ पर सरकार द्वारा दिया जाता है। ये कई प्रकार का होता है, जैसे अगर इसको हम अवधि के आधार पे, समय के आधार पे, तो ये आवर्ती तथा अनावर्ती होता है। स्रोत के आधार पे केंद्रीय अनुदान, राज्य अनुदान और नगर पालिका, स्थानीय संस्थाओं का अनुदान, UGC का अनुदान, UGC भी देती है, और संवैधानिक अनुदान, ये सारी चीज़ें स्रोत के आधार पे आती हैं कि किस सोर्स से हमको मिल रहा है। फिर आता है स्वरूप के आधार पर दान, उसमें आर्थिक होता है, फिर भूमि और सामान्य, विशिष्ट, एकमुश्त अनुदान, तदर्थ अनुदान, ये सब इसके स्वरूप के आधार पे अलग अलग तरीके के होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। तो इस तरह से ये वित्तीय प्रबंध की बात हो जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।